हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। तो हीम हमारे पास किस तरह बनता है, हीम की बायोसिंथेसिस को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। हीम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोरफायरिन कंटेनिंग कंपाउंड। हीम क्या है, हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोरफायरिन कंटेनिंग कंपाउंड है। It is primarily synthesized in the liver and the erythrocyte producing cells of bone marrow erythroid cells। तो हीम हमारे पास कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये हमारे पास लिवर में सिंथेसाइज होता है और एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं ना बोन मैरो के, जिनको हम एरिथ्रोइड सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है। हीम सिंथेसिस आल्सो occurs to some extent in other tissues। हीम की सिंथेसिस जो है ना वो दूसरे टिश्यूज में भी कुछ हद तक होती है। However, mature erythrocytes lacking mitochondria are a notable exception। लेकिन हमारे पास जो मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, तो वहाँ पर जो है ना वो हीम की सिंथेसिस नहीं होती। बायोसिंथेसिस ऑफ हीम अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस, फिगर 10.20। तो बायोसिंथेसिस जो हीम की है ना वो हमारे पास कुछ स्टेजेस में होती है। तो फिगर 10.20 में वो स्टेजेस दिखाए हुए हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में फिगर 10.20 दिखाती हूँ। तो नंबर 1 हमारे पास है स्टेप फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट। तो पहले हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बनेगा। ग्लाइसिन अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सक्सिनाइल कोए एंड इंटरमीडिएट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर पोरफायरिन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ग्लाइसिन होगा, जो कि हमारे पास क्या है कि एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और दूसरा क्या होगा, हमारे पास सक्सिनाइल कोए होगा। सक्सिनाइल कोए क्या है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का। ये दोनों जो है ना वो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं पोरफायरिन की सिंथेसिस के लिए। मतलब ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए शुरू में चाहिए होते हैं पोरफायरिन की सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। ग्लाइसिन कंबाइंस विद सक्सिनाइल कोए टू फॉर्म डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट ALA। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, हमारे पास डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट ALA बनाते हैं। This reaction catalyzed by a pyridoxal phosphate dependent delta amino levulinate synthase occurs in the mitochondria। तो ये जो रिएक्शन है ना, जिसमें हमारे पास जो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बना है ना ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए से, ये हमारे पास जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है ना उसका नाम है डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट सिंथेज। और इस एंजाइम को जो है ना वो पायरिडोक्सल फॉस्फेट चाहिए होता है, मतलब कि विटामिन B6 चाहिए होता है। इट इज अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन पोरफायरिन सिंथेसिस। तो ये जो हमारे पास स्टेप है ना, जिसमें हमारे पास डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बना है ना, ये हमारे पास जो है ना वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है पोरफायरिन की सिंथेसिस में। तो ये हमने स्टेप 1 पढ़ लिया। अब हम स्टेप 2 पढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ पोरफोबिलिनोजिन। अब हमारे पास क्या बनेगा, पोरफोबिलिनोजिन बनेगा। 2 molecules of delta amino levulinate condense to form पोरफोबिलिनोजिन PBG इन द साइटोसोल। तो ये जो रिएक्शन है ना पोरफोबिलिनोजिन बनेगा, ये हमारे पास साइटोसोल में होता है। तो साइटोसोल में हमारे पास क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट के कंडेंस होंगे, कंबाइन होंगे और ये क्या बना देंगे, पोरफोबिलिनोजिन बना देंगे। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम ALA डिहाइड्रेटेज। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होता है ना वो हमारे पास कौन सा होता है, ALA डिहाइड्रेटेज होता है। और इस एंजाइम को जो है ना वो काम करने के लिए जिंक चाहिए होता है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय हैवी मेटल सच एज लेड। तो हमारे पास जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि लेड है, ये इस एंजाइम को जो है ना वो इनहिबिट कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर 3 स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग। अब हमारे पास क्या बनेगा, पोरफायरिन रिंग बनेगी। पोरफायरिन सिंथेसिस अकर्स बाय कंडेंसेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोरफोबिलिनोजिन। तो हमारे पास जो पोरफोबिलिनोजिन बन गया है ना, अब ऐसे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स पोरफोबिलिनोजिन के कंडेंस होंगे, आपस में मिलेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। द 4 pyrrole rings in porphyrin are interconnected by methynyl CH2 bridges derived from alpha carbon of glycine। तो हमारे पास जो 4 पायरो रिंग्स होती हैं ना पोरफायरिन में, ये हमारे पास एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं, मिथाइलिन ब्रिजेस से ये कनेक्टेड होती हैं। और ये मिथाइलिन ब्रिजेस कहाँ से ड्राइव होते हैं, अल्फा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन से ये ड्राइव होते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ 2 एंजाइम्स नेमली यूरोपोरफायरिनोजिन 1 सिंथेज एंड यूरोपोरफायरिनोजिन 3 co-synthase results in condensation of porphobilinogen followed by ring closure and isomerization to produce europorphyrinोजिन 3। तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है ना पोरफायरिन रिंग की, तो इस स्टेप में हमारे पास जो है ना 2 एंजाइम्स काम करते हैं। एक हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजिन 1 सिंथेज होता है और दूसरा यूरोपोरफायरिनोजिन 3 co-synthase होता है। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं कि कंडेंसेशन करवाते हैं पोरफोबिलिनोजिन की, जिसकी वजह से हमारे पास रिंग क्लोजर होता है। और आइसोमराइजेशन भी ये करवाते हैं टू यूरोपोरफायरिनोजिन 3, ये यूरोपोरफायरिनोजिन 3 बना देते हैं। अब हमारे पास नंबर 4 स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूरोपोरफायरिनोजिन 3 टू प्रोटोपोरफायरिन 9।
इस स्टेप में क्या होगा कि यूरोप्रोफाइनोजन 3 जो बना था ना, अब वो प्रोटोप्रोफाइलिन 9 में कन्वर्ट होगा। दिस इज कैटेलाइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो एक क्या है हमारे पास, यूरोप्रोफाइनोजन डीकार्बोक्सिलेज डीकार्बोक्सिलेट्स ऑल द 4 एसीटेट साइड चेन्स टू फॉर्म मिथाइल ग्रुप्स एम टू प्रोड्यूस कोप्रोपोरफाइरिनोजिन। तो जो हमारे पास यूरोप्रोफाइनोजिन डीकार्बोक्सिलेज है ना, वो क्या करेगा कि हमारे पास जो यूरोप्रोफाइनोजिन 3 के स्ट्रक्चर में जो एसीटेट साइड चेन्स है ना, उनको ये जो है ना डीकार्बोक्सिलेट कर देगा और मिथाइल ग्रुप्स बना देगा। और जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स आ जाएंगे ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोप्रोपोरफाइरिनोजिन बन जाएगा। बी क्या है हमारे पास, कोप्रोपोरफाइरिनोजिन ऑक्सीडेज कन्वर्ट्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2 ऑफ द प्रोपियोनेट साइड चेन्स P to vinyl groups V and results in the formation of protoporphyrinogin। तो हमारे पास जो कोप्रोपोरफाइरिनोजिन ऑक्सीडेज है ना, वो क्या करेगा कि जो कोप्रोपोरफाइरिनोजिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 प्रोपियोनेट साइड चेन्स है ना, उनको विनाइल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी इसमें। तो जब ये हमारे पास 2 विनाइल ग्रुप्स इसमें बन जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिनोजिन बन जाएगा। सी क्या हमारे पास, प्रोटोपोरफाइरिनोजिन ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइजेज methylene groups CH2 interconnecting pyro rings to methynyl groups CH। This leads to the synthesis of protoporphyrin 9। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोटोपोरफाइरिनोजिन बन गया ना, तो अब हमारे पास जो एंजाइम प्रोटोपोरफाइरिनोजिन ऑक्सीडेज है ना, वो क्या करेगा कि जो मिथेनाइल ग्रुप्स है ना, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब कि वो ग्रुप्स जो कि हमारे पास पायरो रिंग्स को जो है ना वो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ना, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटोपोरफाइरिन 9 बन जाएगा। 5 स्टेप क्या है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ हीम फ्रॉम प्रोटोपोरफाइरिन 9। अब हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिन 9 बन गया है, तो अब प्रोटोपोरफाइरिन 9 से हमारे पास क्या बनेगा, हीम बनेगा। हम क्या बना रहे हैं, हीम बना रहे हैं। तो लास्ट स्टेप है ये। अब इस स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, हीम बनेगा। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फेरस आयरन Fe2+ into प्रोटोपोरफाइरिन 9 इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम फेरोचिलेटेज और हीम सिंथेटेज। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिन 9 है ना, उसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो हमारे पास फेरस आयरन Fe2+ जो है ना वो इनकॉर्पोरेट होगा। और इस स्टेप को हमारे पास कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है, फेरोचिलेटेज और हीम सिंथेटेज। ये एंजाइम जो है ना इस स्टेप को कैटेलाइज करता है। दिस एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय लेड। ये एंजाइम भी हमारे पास लेड से इनहिबिट हो सकता है। इट इज फाउंड दैट द इंडक्शन ऑफ Fe2+ इनटू प्रोटोपोरफाइरिन 9 कैन अकर साइमल्टेनियसली बट एट अ स्लो रेट। तो ये हमारे पास फाउंड किया गया है कि जो इंडक्शन होती है ना Fe2+ की प्रोटोपोरफाइरिन 9 में, वो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, लेकिन स्लो रेट पे होती है। तो अब हम जो है ना वो फिगर 10.20 देखते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 10.20 है। इसमें हमारे पास क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम दी हुई है। और ये ए से एसिटाइल इसमें होगा, पी से प्रोपियोनाइल होगा, एम से मिथाइल होगा और वी से विनाइल होगा। तो इसको हम देखते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले जो है ना हीम की बायोसिंथेसिस के लिए हमारे पास सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन होने चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास जब मिलते हैं ना, सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन, तो हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बनता है। और ये देखें, ये हमारे पास जो है ना सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन मिल रहे हैं, तो बीच में हमारे पास एक ये अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपेट बन रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेप, लेकिन फिर भी आप देख लें। और इस स्टेप के दौरान जब हमारे पास सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन मिलकर हमारे पास जो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बना रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो एंजाइम होता है ना, वो हमारे पास डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट सिंथेज होता है। ये देखें, ये डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट सिंथेज है। और इस एंजाइम को जो है ना वो पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए होता है साथ में। तो इस स्टेप में देखें, यहाँ पर ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास जो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बन रहा है ना, ये स्टेप जो है ना वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हमारे पास जो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बन गया है ना, तो इसके हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में मिलेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, पोर्फोबिलिनोजिन बना देंगे। और इस स्टेप में जो है ना वो हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट डिहाइड्रेटेज। इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और ये जो स्टेप है ना, ये साइटोसोल में होता है। अब हमारे पास क्या होगा, पोर्फोबिलिनोजिन बन गया। तो अब हमारे पास 4 पोर्फोबिलिनोजिन मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, यूरोपोरफाइरिनोजिन 3 बना देंगे। तो इस स्टेप में हमारे पास कौन से एंजाइम यूज होते हैं, यूरोपोरफाइरिनोजिन 1 सिंथेज और यूरोपोरफाइरिनोजिन 3 को सिंथेज। और यहाँ पर हमारे पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब हमारे पास यूरोपोरफाइरिनोजिन 3 बन गया है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि यूरोपोरफाइरिनोजिन 3 पे हमारे पास जो है ना यूरोपोरफाइरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कोप्रोपोरफाइरिनोजिन 3 बन जाएगा। यूरोपोरफाइरिनोजिन 3 में हमारे पास जो एसीटेट थे ना, ये हमारे पास जो एसीटेट हैं। अब ये हमारे पास जो है ना कोप्रोपोरफाइरिनोजिन 3 में एसीटेट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
मिथाइल आ जाएगा। और इस स्टेप में हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है ना ये एंजाइम। अब हमारे पास कोप्रोप्रोफाइनोजन 3 बन गया। इस पर हमारे पास कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? कोप्रोप्रोफाइनोजन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा कि जो कोप्रोप्रोफाइनोजन 3 के स्ट्रक्चर में जो प्रोपियोनाइल ग्रुप्स है ना, उसमें से ये 4 ग्रुप्स है ना, तो 2 ग्रुप्स जो है ना उनको ये विनाइल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होंगे। तो अब हमारे पास प्रोटोप्रोफाइनोजन 9 बन गया। और एंजाइम कौन सा था? कोप्रोप्रोफाइनोजन ऑक्सीडेज। अब हमारे पास प्रोटोप्रोफाइनोजन 9 पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? प्रोटोप्रोफाइनोजन ऑक्सीडेज। मतलब कि ये क्या करवा देगा, जो प्रोटोप्रोफाइनोजन 9 का स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो मेथेनॉल ग्रुप्स है ना उनकी ऑक्सीडाइजेशन करवा देगा। तो जब ये हमारे पास ऑक्सीडाइजेशन करवा देगा ना मेथेनॉल ग्रुप्स की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फिर प्रोटोप्रोफाइनोजन 9 से क्या बनेगा? प्रोटोप्रोफाइरिन 9 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा? प्रोटोप्रोफाइन 9 बन गया ना, तो अब हमारे पास प्रोटोप्रोफाइन 9 से क्या बनेगा? हीम बनेगा। और इस सिस्टम में क्या होगा कि हमारे पास जो एंजाइम फेरोचिलेटेज है ना वो एक्ट करेगा, और आयरन जो 2+ फॉर्म है ये हमारे पास जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा प्रोटोप्रोफाइन 9 में, और फिर ये हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बायोसिंथेसिस पढ़ लिया है हीम की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।